5 वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन। ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान। शिक्षा मित्रों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों को हिते की बात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत कि उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। सरकार जो टेट सुपर टेट पास कर लिए उनको भी नियमित करने का काम नहीं कर रही। लगातार 8,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए। 1985 से लगातार वित्तविहीन के शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, फिर जानवर सड़क पे नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अब उस पर सब शांत हैं। कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है। 5 वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन। ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। प्रदेश में सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए, खैर इस पक्ष में हम लोग नहीं हैं। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान। अभी लाखों शिक्षा मित्र आए थे अपने परिवार के साथ। परीक्षाओं को नकल विहीन कराएंगे। पूरा का पूरा सेंटर नकल कर रहा है, सीसीटीवी में कैद है। माननीय सदस्य श्रीमती पिंकी सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो कि सरकार का प्रतिबिंब होता है। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहां पर ये अभिभाषण और सरकार के प्रतिबिंब की बात पड़ रहा है, कि जहां पर ये अभिभाषण और सरकार के प्रतिबिंब की बात जो मैंने की धरातल और सत्यता से कोसों परे है। जहां पर बात हो रही थी बसों की हालातों को लेकर उत्तर प्रदेश में कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, थाना और तहसील के लिए दिवसों के आधार पर निस्तारण जो है समस्याओं का त्वरित कर दिया गया। जहां बात की जा रही थी इजी गोइंग इजी डूइंग की, बात हो रही थी ऊर्जा के क्षेत्र में 24 से 20 घंटे बिजली देने की, बात की जा रही थी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की, किसानों के हितों को देखने की, शिक्षा मित्रों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों को हिते की बात, युवा बेरोजगारों की बात की जा रही थी। लेकिन इन सब के प्रति जो कृत संकल्पितता इस सदन में अभिभाषण के तहत रखी गई, वो कहीं ना कहीं मैं पुनः कहूंगी कि ये अपने सत्यता के धरातल से कोसों परे है। जहां पर आज अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृतकाल की बात कही जा रही है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत सिर्फ नाम के लिए रह गया है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ती हुई महंगाई के लिए महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण जो हो रहा है, किसानों के हितों की बात करने वालों ने आज कहीं ना कहीं छुट्टा पशुओं के तहत, गौवंशों के तहत किसानों को उत्पीड़न जो हो रहा है, जो उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं। डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्त किए जाने की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित रह गए थे। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने 29 अप्रैल 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल इन विसंगतियों को सुधारते हुए आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को
नियुक्त किए जाने का आदेश भी संबंधित विभाग को दिया गया है, किंतु खेद का विषय है कि आज तक संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे संबंधित अभ्यर्थियों में शासन प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः माननीय सदन के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शीघ्र नियुक्ति कराए जाने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित 5वीं श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान जी। गोपाल अंजान जी भी नहीं है। कौन पढ़ेगा, कौन बोलेगा? आप पढ़ेंगे? ठीक। मान्यवर, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के कारण निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है कि उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। स्तर को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं और बहुत लंबी लंबी बहसें होती हैं, और जब लंबी बहसें होती हैं तो उसका अंत और उसका निष्कर्ष यही निकलता है और सारा का सारा दोष शिक्षक पे डाल दिया जाता है। मैं मान्यवर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और खुद की उपेक्षा के बावजूद भी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं वो लगातार अच्छी गुणवत्ता से पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां उनको जनगणना, बाल गणना, यहाँ तक पल्स पोलियो पिलाने का अभियान से ऐसे राष्ट्र के कई ऐसे अभियान हैं जिससे जोड़ा जाता है, उसके बावजूद भी वो लगातार अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने आप को तत्पर हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए उन पर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी वास्तविकता अगर वास्तव में पूछा जाए तो लगातार राष्ट्रीय जितने कार्यक्रम हैं उनको करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए भी अगर एक ही मांग रहती है लगातार, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं अगर आगे बात करूं तो आज से लगभग 2 दशक पूर्व भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। शिक्षा मित्रों ने बहुत मन से बच्चों को भी पढ़ाने का काम किया और गांव में जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे थे जो गांव में पढ़ते थे तो जो विद्यालयों में ताले लटके थे उस लटके ताले को और खोलने का किसी ने काम किया तो शिक्षा मित्रों ने किया था। और शिक्षा मित्रों का आज हाल बेहाल हुआ जा रहा है। सरकार जो टेट सुपर टेट पास कर लिए उनको भी नियमित करने का काम नहीं कर रही। लगातार 8,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत भारी मन से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षा मित्र जो नहीं रहे उनके बच्चों के बेटियों की शादी के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया। चंदा इकट्ठा करके उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं। तो हमें सोचना होगा कि शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार की ऐसी गलत भावना क्यों है। 2014 का जब चुनाव चल रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस से चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने मन से ये बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर शिक्षा मित्रों के साथ रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों का सहयोग करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। उनको ऐसा लगा कि अध्यादेश लाएंगे और शायद शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों को लगातार उत्पीड़ित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसी से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मैं अगर आधुनिक शिक्षकों की बात करूं मदरसों के तो 25,000 से ज्यादा आधुनिक शिक्षक हैं मदरसों के। मान्यवर, हमें और आपको सोचना होगा कि न जाने कितने त्योहार बीत जाते होंगे। लगभग 4 साल 53 महीने लगभग 4 साल से ऊपर से उनको सैलरी नहीं मिली, केंद्रांश नहीं मिला, जो है वो वित्तविहीन शिक्षक उठाने का काम कर रहे हैं। 1985 से लगातार वित्तविहीन के शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और हमें सेवा नियमावली बनाकर हमें मानदेय देने का काम सरकार करे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 2 अरब रुपया देने का काम किया था मानदेय, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सम्मानजनक मानदेय देने के बारे में तो दूर, लगातार इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मान्यवर, इवन
मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कह दी कि आपके पूर्वजन्मों का पाप है। अब आप सोच लीजिए कि वित्त विहीन के शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके ये पूर्वजन्मों का पाप है। उनके पूर्व जन्म का ये पाप है कि वो गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सोच रही है सरकार की मंशा कैसी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगा कि प्राइमरी में अनुदेशक भी 27,000 अनुदेशक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में भी 9,000 रुपए उनको मिल रहा है। तो लगातार इस पूरे के पूरे प्रदेश में 9,000 रुपए में कोई घर कैसे चलेगा किसी का। और लगातार पूरे के पूरे प्रदेश में चाहे वो बेसिक का शिक्षक हो, प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, प्रेरक हो, वित्तविहीन का शिक्षक हो, मदरसों के आधुनिक शिक्षक हो, इन सबको अगर परेशान किसी ने करने का पूरा ठेका ले रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले रखा है। और इस लोक महत्व के जनहित के सुनिश्चित विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। अभी माननीय सदस्य महोदय ने लगभग विस्तार से अपनी बात रख दिया है। मैं सिर्फ 2 बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा का भार लगभग 70% वित्त विहीन शिक्षकों पर निर्भर है, 70% लगभग। और वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति मनरेगा मजदूर से भी बदतर है। माननीय सभापति महोदय, वह वित्त विहीन शिक्षक जो माध्यमिक का पूरा लगभग भार अपने कंधों पर उठाए हुए है, कहीं पर 1,000 रुपए प्रति माह, कहीं 2,000 रुपए प्रति माह। क्या आज के परिवेश में 1,000-2,000 रुपए प्रति माह पाने वाला शिक्षक क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधार देगा? समाजवादी पार्टी की सरकार ने मानवर एक शुरुआत किया था, 200 करोड़ रुपए सर्वप्रथम दे करके एक शुरुआत की थी कि इनका जीवन स्तर सुधरे, मानसिक रूप से ये तैयार हो शिक्षा के लिए। लेकिन बदले की भावना से वर्तमान सरकार ने उस बजट को शून्य कर दिया। ये तो देखा गया है कि अगर कोई व्यवस्था दी जाती है, अगर आज मैं 200 रुपए पा रहा हूं तो 4 साल बाद ये तो हो जाता है कि वो 210 हो जाए, 205 हो जाए। लेकिन मानवर यह कभी नहीं होता कि वो 0 हो जाए। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की जाए कि ये शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार करेंगे? मानवर, मैं 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो संविधान में वर्णित है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब सत्र शुरू होता है, मानवर आप जांच करा लीजिएगा, जब सत्र शुरू होता है 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने बीत जाता है। वो गरीब परिवार के किसान मजदूर के बच्चे, उनको किताबें मुहैया नहीं हो पाती हैं। एक साजिश के तहत माननीय सभापति महोदय, एक साजिश के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को कंपनियों के हवाले करने की योजना बना रहे हैं। धीरे धीरे जो मजदूर किसान का बच्चा है वह शिक्षा से वंचित हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर, जहां तक मुझे पता है, मैं भी शिक्षक हूं, शिक्षा का स्तर सुधारने का मुझे लगता है पहला जो दृष्टिकोण होता है वो होता है कि शिक्षक कंफर्ट जोन में रहे, उसको कोई तनाव ना रहे। एक तरफ वित्तविहीन शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया, हजारों की संख्या में आत्महत्या कर लिया। और सरकार हठधर्मिता के चलते कि इन वित्तविहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी ने 200 करोड़ दिया था, इन शिक्षा मित्रों को
समाजवादी पार्टी ने 28-30 हजार रुपए शिक्षक बनाया था। माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार बदले की भावना से चला करती है? क्या लोकतंत्र है? क्या ये मानवर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं प्रदर्शित कर सकते कि अगर समाजवादी पार्टी ने आपको 28 हजार रुपए वेतन दिया है तो आपका मानसिक स्तर हम और सुकून के साथ आप शिक्षण कार्य कर सके, हम उसमें इतनी वृद्धि और कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर 200 करोड़ रुपए वित्तविहीन शिक्षकों को दिया है तो हम इसको बढ़ा करके और कर रहे हैं। मानवत यही परंपराएं शायद मुझे लगता है चली आ रही हैं। अगर पिछली सरकारें कुछ करती हैं तो अगली सरकारें उसके आगे की करती हैं। ये पहली बार मैं ऐसी सरकार देख रहा हूं, पहली बार ऐसी सरकार देख रहा हूं जो बैक गियर लगाती है। मानवर, यह डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार लाए, तो क्या डबल इंजन की सरकार बैक गियर लगाने के लिए आई? ये मानवर कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ एक भद्दा मजाक है। और एक बात मानवर मैं बताना चाहूंगा, पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग हो रही है, लेकिन आज तक वर्तमान सरकार का एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं आया कि हम पुरानी पेंशन पर विचार करेंगे या पुरानी पेंशन देंगे। माननीय सभापति महोदय, आज का जो क्वेश्चन है शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर, मैं एक बिंदु पर और प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, रमसा के अंतर्गत जो विद्यालय स्थापित किए गए, रमसा के माध्यम से मुगारी में राजकीय विद्यालय, करछना में एक विद्यालय है, मैं वहां गया। माननीय सभापति महोदय, वहां गणित का टीचर नहीं, कोई फ्रोत का कर्मचारी नहीं, और जो वहां का प्रधानाचार्य है माननीय सभापति महोदय, पूरी फर्श धसी हुई। वो जो गजटेड अधिकारी होता है, लोक सेवा आयोग से चयनित होता है, फर्श धस गई है। वो ईंटें जोड़ करके उसमें कुर्सियां रख के काम चलाता है। मेरे पास उसकी फुटेज है। माननीय सभापति महोदय, कहा गया है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया है कि हम शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगे और इसको केवल पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। माननीय सभापति महोदय, बस मैं माननीय सभापति समाप्ति कर रहा हूँ। आपने कहा था हम 2 बिंदु बोलना चाहते हैं, पूरी बात कह दी उन्होंने। अच्छा, आपने 7 बिंदु बोल दिए। आपका आदेश है तो मैं ये समाप्त कर दिया, आपका आदेश का पालन नहीं रह गया। सीमित करिए, सीमित कर दीजिए, अपनी बात को सीमित कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लाल बिहारी जी, आप भी बोलेंगे? 2 लोग तो बोल गए आपके। 9 लोग हैं। 9 लोग हैं मान्यवर। अरे, मैं नेता सदन और इस तंत्र के माध्यम से जो आपके द्वारा जो है वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय की व्यवस्था की बात कही जा रही है, इसी के बात को लेकर के तो ये सवाल इतने दिनों से चल रहा है कि प्रबंधक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है कि वह 2000-3000 से ज्यादा उसको दे सके। इस पर सरकार ध्यान दे। तो इस पर सरकार क्या कर रही है, यही हमारे ठीक है, आप इसका जवाब दे। डॉक्टर दिनेश, नहीं, मान सिंह जी बैठिए। मान सिंह जी बैठिए, वो मंत्री नहीं, उन्होंने केवल अपनी जानकारी दी है, उन्होंने केवल जानकारी दी है। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे जो आपने पूछा है उसका। माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर हम बाद में देंगे। नहीं, आपका उत्तर आप क्यों देंगे? इनने कोई प्रश्न थोड़ी किया है, इनने कोई प्रश्न नहीं किया है, उसमें सब कुछ है। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था शुरू से ही इस प्रकार की है कि जब वित्त विहीन शिक्षक को रखा जाता है मान्यवर, तब एक सेवा शर्त होते हैं, वो स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं कि इनका वेतन हम स्वयं देंगे। तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सरकार उनके लिए वित्त विहीन शिक्षकों के लिए वेतन दे, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था की बात है मान्यवर, पिछले वर्ष से 6 लाख बच्चे ज़्यादा हैं इस बार जो परीक्षा दे रहे हैं। ये समझिए, पहले तो
एक शर्तों के आधार पर नकल की जाती थी, लेकिन आज की व्यवस्था में खुली चुनौती है कि किसी प्रकार की भी कोई भी नकल, किसी प्रकार के कोई पेपर आउट हो नहीं सकता। और यदि कोई प्रयास करेगा तो उसके ऊपर सीधी सीधी रास्ता लगेगी। और इस बात की सराहना हमारे माननीय सदस्य जी ने भी की है, यादव जी ने भी की है। तो इस प्रकार से अगर कोई परेशानी है तो हम आपके साथ बैठेंगे और उस समस्या का हम समाधान करेंगे।